अगली सुबह रूहानी का अलार्म बजा। वो उठकर बैठ गई और उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। आज फिर लेट हो गई, जल्दी जाना होगा। वो परेशान सी उठकर जल्दी से बाथरूम में गई। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो सोफे पर कोई नहीं था। वो मन ही मन कहीं शिव इतनी जल्दी उठ जाते हैं और एक मैं, क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। वो सोचते हुए जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई तो घर के सभी लोग हॉल में बैठे थे। वो आकर सभी के पैर छूकर रेखा जी के पास खड़ी हो गई। शिवराज रूहानी को देखने लगा। तभी प्रयाग ठाकुर की आवाज उसके कानों में गई, बेटा, बहुरिया का पग फेरा है, तुम छोड़ आओ। शिवराज ने सुना तो एक पल के लिए शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल सिर हिला दिया। दोनों सुनो, सामान में कोई कमी मत करना। बहुरिया पहली बार अपने मायके जा रही है। जयवंती देवी ने अपनी दोनों बहू से कहा तो वो जल्दी से हामी भरी। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करे काम पर निकल गए। वही रूहानी शिवराज कमरे में थे। रूहानी अपना सामान पैक कर रही थी। उसका बिल्कुल भी अपने घर जाने का मन नहीं था, लेकिन वो सभी से बोल भी नहीं सकती थी। कितने दिन के लिए जा रही हो शिवराज? सोफे पर बैठे उससे कहा। वही रूहानी ये सुन उसे देखने लगी। पता नहीं, शायद 1-2 दिन। रूहानी मुरझाए स्वर में कही, 1-2 दिन के लिए शायद। शिवराज ने धीरे से कहा और सोचने लगा, कैसे बीतेगा उसका 1-2 दिन बिना रूहानी के। वही रूहानी सामान पैक कर ली थी। वो सूटकेस उठाने लगी तो शिवराज उसे रोकते हुए कहा, हम करते हैं, और उसके हाथ से सूटकेस ले लिया। दोनों नीचे आए तो रूहानी सभी का आशीर्वाद लेने लगी। वही जयवंती देवी आशीर्वाद देते हुए बोली, अच्छे से रहना मायके में, क्योंकि अब आओगी तो हम जाने नहीं देंगे। हम अपने पोते को उदास नहीं देख सकते। रूहानी के चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। वहीं शिवराज सूटकेस लेकर बाहर की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो। रूहानी उसके साथ बाहर आई तो शिवराज सामान रखकर रूहानी के पास आकर खड़ा हो गया। रूहानी गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन साड़ी पहनने के कारण वो चढ़ नहीं पा रही थी। शिवराज ने तुरंत उसे कमर से पकड़ गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया और खुद आकर गाड़ी में बैठ गया। रूहानी शर्म से सिर झुकाए बैठी थी। खुली कमर पर अभी तक उसका स्पर्श महसूस कर पा रही थी। थार आगे बढ़ी और आरा जिला के रोड से होते हुए आगे बढ़ रही थी। गाड़ी खुली होने के कारण रूहानी के बाल हवा में उड़ रहे थे। वही वो खुद को खुला महसूस कर रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं और हवा की ठंडक को महसूस करने लगी। उसके बालों की लटें उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आ रही थीं। शिवराज की नजरें बार बार उससे हट नहीं पा रही थीं। उसकी मासूमियत और खुला चेहरा देखकर शिवराज के दिल में कुछ और गहराई से उतर गया। हवा तेज लग रही है, शॉल ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी, शिवराज ने हल्के से कहा। रूहानी ने आंखें खोली और थोड़ा धीरे से उसकी ओर देखा। मैं ठीक हूं। लेकिन शिवराज ने गाड़ी एक तरफ रोकी और पीछे सीट से शॉल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ठंड लग जाएगी, ओढ़ लो। रूहानी ने धीमे से शॉल ले लिया और खुद पर डालते हुए सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई। सामने एक चाय की दुकान थी। शिवराज ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा, चाय पियोगी? रूहानी ने हल्के से सिर हिला दिया। वही शिवराज उतरकर 2 कप चाय लेकर आया। एक रूहानी को थमाया, दूसरा खुद पकड़कर गाड़ी से सटे ही पीने लगा। रूहानी दोनों हाथों से आराम से कप पकड़कर धीरे धीरे पीने लगी। अचानक उसके होठों से आह निकल गई। क्या हुआ? कहीं लगी वो जल्दी से कप साइड रख उसके गाल को थाम लिया। वो हल्का सा जीभ जल गई। रूहानी ने धीरे से कहा, और तो शिवराज हल्के परवाह और गुस्से से कहा, आराम से पीना चाहिए ना, इतनी जल्दी क्या थी? सॉरी, उसकी डांट सुन सिर झुकाकर कहा। जिसे देख शिवराज खुद को शांत करते हुए कहा, अच्छा अब ध्यान रखना, ठीक है। वो उसकी ओर देखी तो शिवराज उसकी चाय में फूंक मार कर उसे दिया। वो यह देख धीरे धीरे पीने लगी। चाय खत्म कर दोनों फिर गाड़ी में बैठ गए। शिवराज ने इंजन चालू किया और गाड़ी फिर सड़क पर दौड़ने लगी। रास्ते में दोनों खामोश थे, लेकिन उस खामोशी के बीच कई अनकहे शब्द तैर रहे थे। थोड़ी देर बाद शिवराज ने अचानक पूछा, क्या हुआ? मायके जाने का मन नहीं है? रूहानी ने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिवराज ने उसकी तरफ एक नजर डाली। वह जानता था कि रूहानी कुछ छिपा रही है, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा।
जब वे उसके मायके के घर के पास पहुंचे तो रूहानी ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। तुमसे दूर जाने का मन नहीं है, तुम्हारी हर लफ्ज की खुशबू में बसी है ये जिंदगी। अगर साथ तुम हो तो कोई गम नहीं, सारे जहान की खुशियां यही मेरे पास हैं। रूहानी ने अपनी माँ के गले लगते हुए आंखों में छलक आए आंसू पोंछे। शीतल जी ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कैसी है मेरी बच्ची? उन्होंने प्यार से पूछा। ठीक हूं माँ, रूहानी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसी बीच शिवराज के सामने राजवीर जी आकर हाथ जोड़ते हुए कहे, बड़े ठाकुर अंदर आइए। शिवराज एक नजर उन्हें देख अंदर आ गया। सभी शिवराज को देख आपस में बातें करने लगे। वही लड़कियां उस पर बुरी नजर से घूरने लगी। रूहानी और शिवराज को देखने सभी रिश्तेदार आए हुए थे। शिवराज जाकर सोफे पर बैठ गया। वही रूहानी को उसके बगल में बैठा दिया गया। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ लड़कियां नाश्ता लेकर टेबल पर रख दी और वही बगल में खड़े होकर कही, जीजा जी आप कहे तो हम खिला दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद खा सकते हैं, शिवराज ने घूरते हुए कहा। जिसे सुन वो दोनों मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। रूहानी ने हल्के से उसकी ओर देखा तो शिवराज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शीतल जी समोसे, कचौरी, लिट्टी वगैरह परोसते हुए कही, जमाई जी खाइए ना। शिवराज उन्हें देख कहा, हम खाकर आए हैं, रूह तुम खा लो। रूहानी ये सुन धीरे से कही, थोड़ा सा खा लीजिए ना। शिवराज थोड़ा सा खा लिया। वही ये देख औरतें आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। ए रूहानी की माँ देख रही हो, बड़े ठाकुर कितना हमारी रूहानी की बात मानने लगे हैं। लगता है रूहानी ने कर ही लिया अपने काबू में। दूसरी कही ही थी कि अचानक किसी की तेज जलती निगाह उन पर गई तो वो जल्दी से उस ओर देखी। शिवराज जलती लाल आंखों से उन्हें देख रहा था। ये देख वो सभी दांत दिखाते हुए जानबूझकर मुस्कुराने लगी। कंटिन्यू। कुछ देर बाद, हम चलते हैं, शिवराज ने कहा और सभी से आज्ञा ली और एक नजर रूहानी को देखकर बाहर की ओर बढ़ गया। रूहानी से रुका न गया, वो बहाने से बाहर आई। शिव आपका रुमाल रह गया था, रूहानी कहते हुए उसकी ओर बढ़ाई। शिव रुमाल लेते हुए उसे देखने लगा। वो पलकें झुकाए खड़ी थी। कुछ कहना है क्या? शिवराज उसे रुके देख पूछा। हाँ मतलब ना, मतलब हाँ, वो हड़बड़ाते हुए कही, फिर धीरे से कही, रात को आप मुझे लेने आ जाएंगे। आज ही तो आई हो, कुछ वक्त परिवार के साथ बिताती। शिवराज उसे देखते हुए कहा। तो वो हल्के से नजरें उठाकर कही, हमारा असली परिवार हमारा ससुराल और आप है। शिवराज की धड़कन अचानक बढ़ गई। वो प्यार से कहा, हम आ जाएंगे, और थार को आगे की ओर बढ़ा दिया। वही रूहानी उसे जाते देख उदास सी हो गई। उसके उदास चेहरे को शिवराज ने देख लिया था। यह आखिरी बार तुम्हारा यहाँ आना हुआ धर्मपत्नी जी, अब से कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करेंगे, शिवराज ने तिरछी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। दोपहर का वक्त, रूहानी अपने कमरे में आराम करने के बाद जैसे ही बाहर आई, अचानक किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वह डर के मारे चीखने ही वाली थी कि एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। अरे डर गई क्या? रूहानी ने आंखें खोलकर देखा तो सामने उसकी सहेली आस्था थी। आस्था की शरारती मुस्कान देखकर रूहानी ने राहत की सांस ली। आस्था, तुमने मुझे डरा ही दिया था। आस्था ठहाका लगाते हुए बोली, डरना तो तेरा स्वभाव बन गया है। रूहानी वैसे ये बताना कि हमारे बड़े ठाकुर जी कैसे हैं? रूहानी ने उसकी बात सुनकर शर्म से नजरें झुका ली। आस्था ने यह देख ठिठोली करते हुए कहा, हाय ये लाल, ये शर्म लगता है। बड़े ठाकुर के प्यार ने हमारी रूहानी को बदल दिया है। बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, रूहानी ने उसे हल्के से मारते हुए कहा। तभी आस्था ने गंभीर होते हुए पूछा, सच में रूहानी, तू खुश तो है ना? मुझे बता, कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं ठाकुर हवेली में? रूहानी ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, आस्था मैं खुश हूँ शिव। मतलब बड़े ठाकुर जी, वो थोड़े सख्त हैं लेकिन उनका दिल साफ है। उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। आस्था ने उसकी बात सुनते हुए गहरी सांस ली और कहा, अच्छा है रूहानी, तू हमेशा खुश रहना, और हाँ अगर कभी कुछ भी हो तो मुझे बता देना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इधर आंगन में राजवीर जी और शीतल जी बैठे बातें कर रहे थे। राजवीर जी ने धीरे से शीतल जी से कहा, हमारी बेटी अब बिल्कुल बदल गई है। उसकी आंखों में जो चमक है वो पहले कभी नहीं देखी लगता है। बड़े ठाकुर जी ने उसे खुश रखा है। शीतल जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं भी यही देख रही हूँ।
लेकिन माँ का दिल है ना, उसे बार बार देखने का मन करता है। राजवीर जी ने प्यार से कहा, देखना शिवराज जी उसे बहुत खुश रखेंगे, मैंने उनकी आंखों में जिम्मेदारी देखी है। रात का वक्त शिवराज की थार घर के बाहर रुकी। उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया और आंगन में खड़ा हो गया। रूहानी ने खिड़की से उसे देखा और उसकी धड़कन तेज हो गई। आस्था ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, लो तुम्हारे ठाकुर जी आ गए, अब तो विदाई का वक्त है, जाओ जाओ संभालो अपने राजा को। रूहानी मुस्कुराई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। शिवराज ने उसकी ओर देखा और आंखों से ही इशारा किया कि जल्दी आओ। शीतल जी ने रूहानी को गले लगाया और कहा, खुश रहना बेटी, और हाँ, अपनी माँ को याद करती रहना। शिवराज ने सबको प्रणाम किया और रूहानी को लेकर वापस अपनी हवेली की ओर निकल पड़ा। रूहानी चुपचाप बैठी थी। शिवराज ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इतनी चुप क्यों हो, कहीं मायके की याद तो नहीं आ रही? नहीं बस, अब पहले जैसा नहीं लगता, रूहानी कुछ सोचते हुए कही। शिवराज उसे बीच बीच में देख रहा था। इसी बीच रूहानी को धीरे धीरे नींद आने लगी। शिवराज ने देखा तो उसका सिर अपने कंधे से टिकाकर एक हाथ से पकड़ लिया, वहीं दूसरे हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए गाड़ी चलाने लगा। रूहानी दुनिया से बेखबर अपने पति के कंधे पर सिर रखे सो चुकी थी। आधे घंटे बाद गाड़ी हवेली आकर रुकी। रूहानी अभी भी सो रही थी। शिवराज ने बगल में सोई रूहानी को देखा। उसकी मासूमियत भरी सूरत पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसका सिर सीधा किया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। रूहानी अभी भी गहरी नींद में थी। शिवराज ने उसे जगाने के बजाय गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया। किसी हल्की सी मोम सी थी वो। शिवराज रूहानी को सीधा उनके कमरे में ले गया। उसने उसे धीरे से पलंग पर लिटाया और उसके चेहरे से कुछ लटे हटाते हुए बुदबुदाया, कभी कभी इतनी मासूम लगती हो कि डर लगता है, कैसे खुद को रोक पाएंगे। धीरे धीरे रूहानी की आंखें खुलने लगीं। उसने अपनी नींद भरी आंखों से देखा और कहा, हम पहुंच गए? हाँ, तुम रास्ते में सो गईं, अब आराम कर लो। शिवराज ने उसे तकिया ठीक करते हुए कहा, आपने मुझे उठा कर लाए? रूहानी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। और क्या तुम्हें वहीं गाड़ी में छोड़ देते? शिवराज ने कहा। रूहानी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, सॉरी। शिवराज ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सॉरी क्यों कह रही हो? हमारी पत्नी हो, हमारा कर्तव्य है। वो सोफे की ओर बढ़ने लगा। रूहानी उसका हाथ पकड़ ली। शिवराज ने रूहानी का हाथ हल्के से थामा और उसकी ओर देखा। रूहानी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन वो पूरी तरह से आराम से सोने की कोशिश कर रही थी। शिवराज ने उसकी आंखों में थकावट देखी, लेकिन साथ ही उसका मासूम चेहरा भी देखा, जैसे हर चिंता और परेशानी उसके चेहरे से गायब हो गई हो। आप यही सो जाइए, रूहानी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जैसे वो किसी तरह की चिंता नहीं रखना चाहती थी। शिवराज ने कुछ देर के लिए उसकी बात पर ध्यान दिया और फिर बिस्तर के पास खड़े होकर धीरे से सोफे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन रूहानी का हाथ उसने बिना किसी शब्द के पकड़े रखा। रूहानी की नजदीकी, उसका सुकून और वह खुद का ख्याल रखने की कोशिश, ये सारी बातें शिवराज के दिल को छूने लगीं। वह बिस्तर के पास बैठ गया और धीरे से उसकी आंखों में देखा। फिर एक गहरी सांस लेकर वह बिस्तर पर लेट गया। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी असल में एक अजीब सी समझ थी। दोनों एक दूसरे से अनजाने में जुड़ने लगे थे, लेकिन शब्दों की कमी थी। रूहानी ने धीरे से करवट ली और फिर पूरी तरह से सो गई। शिवराज ने उसे सोते हुए देखा। उसकी शांति और मासूमियत पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह अपनी तरफ मुड़कर रूहानी का चेहरा गौर से निहारने लगा। उसकी आंखों में एक गहराई थी। अचानक वो हल्के से उठकर उसके माथे को चूम लिया। शिवराज के दिल में सुकून था। तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, शिवराज ने खुद से कहा और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। रात की शांति में दोनों एक दूसरे के करीब महसूस कर रहे थे। अगले दिन सुबह की पहली किरण कमरे में इंटर हुई। वही शांति जो रात भर छाई रही थी, अब हवा में एक हल्का सा बदलाव लेकर आई थी। शिवराज की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसके सामने का नजारा कुछ अलग था। रूहानी उसकी बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। उसकी नजदीकी महसूस करते हुए शिवराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। रूहानी की सांसें गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी शांति थी। शिवराज ने हल्के से अपनी आंखें बंद कीं,
जैसे इस पल को और महसूस करना चाहता हो। रूहानी की मासूमियत और उसकी नजदीकी ने उसे एक अजीब सी सुकून का एहसास मिल रहा हो। वह धीरे से रूहानी के बालों से खेलता हुआ उसकी ओर झुका और फिर उसे अपनी बाहों में और कसकर समेट लिया। रूहानी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और शिवराज को अपनी बाहों में पाया। यह पल पहले जैसी किसी भी सिचुएशन से बहुत अलग था। उसकी धड़कन तेज हो गई और वो चौंकी। शिवराज को जैसे ही एहसास हुआ, वो तुरंत आंखें बंद कर लिया। वही रूहानी चौंकते हुए शिवराज को देखने लगी। अब आगे रूहानी की आंखें शिवराज के चेहरे पर टिक गईं। एक पल के लिए वह पूरी तरह से खो गई। शिवराज के चेहरे की मासूमियत और गहरी नींद में उसकी सुकून भरी सांसें उसे बेहद प्यारी लग रही थीं। उसने खुद को सोचते हुए पकड़ा, कितना प्यारा लग रहा है। उफ, रूहानी, तुझे ये क्या हो रहा है? आउट ऑफ कंट्रोल मत हो, संभाल खुद को। मन ही मन खुद को समझाते हुए वह उठने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने पल्लू खींचा, वह शिवराज के सीने के नीचे फंसा हुआ था। पल्लू खींचते ही बैलेंस बिगड़ा और वह सीधे शिवराज के चौड़े सीने पर जा गिरी। दोनों की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। शिवराज ने इस अचानक हुई हरकत से अपनी आंखें खोल दी। सामने रूहानी को अपने ऊपर देखकर उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। रूहानी भी पल भर के लिए पूरी तरह से जम गई। शिवराज की नजरें उसकी आंखों में उलझ गईं। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और नजदीकी ने माहौल को और भी खास बना दिया। कुछ पल तक दोनों खामोश रहे। फिर शिवराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इतनी सुबह ही गिरने का शौक कब से हुआ तुम्हें? रूहानी को जैसे होश आया। वह झेप कर तेजी से उठने लगी, लेकिन पल्लू अभी भी फंसा हुआ था। उसने शर्म से नजरें झुकाते हुए कहा, वो सॉरी, मेरा पल्लू अटक गया था। शिवराज ने यह सुनते ही उसकी मदद करने के लिए पल्लू हटाया और उसे पकड़ाकर कहा, अब सही है। वैसे इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? आराम से उठना चाहिए ना? शर्म से लाल चेहरा लिए रूहानी ने सिर झुका लिया। वह कुछ कहने की बजाय बस पल्लू ठीक करने में लग गई। शिवराज ने उसे जाते हुए देखा तो धीरे से लहजे में कहा, वैसे अगली बार गिरने से पहले एक बार आवाज दे देना, हम पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे। रूहानी बिना जवाब दिए तेजी से उठकर बाथरूम में निकल गई। उसके जाते ही शिवराज खुद से बुदबुदाया, कितनी प्यारी है ये और उतनी ही मासूम, कहते हुए अपने बालों पर हाथ फेरा। रूहानी ने अपनी तेजी से धड़कती हुई धड़कन को शांत करने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं मैं क्यों बार बार बेवकूफी करती हूँ। शिव मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? उफ, कितनी शर्मिंदगी हो रही है। वहीं कमरे में शिवराज ने अपने दिन की शुरुआत की। उसकी मुस्कान अब भी कायम थी। उसने खुद को आईने में देखा और बुदबुदाया, शिवराज, तुमने उसे डराया तो नहीं? लगता है डर गई। हवेली में सुबह की रौनक शुरू हो चुकी थी। नौकर चाकर काम में व्यस्त थे और शिवराज आंगन में बैठे अखबार पढ़ने लगा। उनके मन में अब भी रूहानी की मासूमियत और उसका अचानक सीने पर गिर जाना चल रहा था। रूहानी बाथरूम में ठंडे पानी के छींटे मारकर अपने चेहरे को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा अब भी लाल था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने शीशे में अपनी उलझी हुई तस्वीर देखी और खुद से कहा, तुझे क्या हो गया है रूहानी? बस आज हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे ना। वैसे भी हमारे पति ही है, कोई डकैत तो नहीं। लेकिन शिवराज की मुस्कान और उसकी बातों ने उसके दिल को हल्का सा छू लिया था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर शिवराज के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। अगली बार गिरने से पहले आवाज दे देना, हम तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार है। बाथरूम से बाहर आते ही उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और जल्दी से तैयार होकर वह किचन की ओर बढ़ गई, जहां बाकी काम चल रहे थे। वो घर की बड़ी बहू थी। वो सभी के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। जयावंती देवी ठाठ से बैठी स्वेटर बुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए पड़ोस से आई एक औरत से बात करते हुए बुन रही थी। ठकुराइन अभी से छोटे ठाकुर के लिए स्वेटर बुनने लगी। तुम वो पल्लू को पकड़े हंसते हुए कहीं तो। जयावंती देवी ठाठ से बैठी स्वेटर बुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए पड़ोस से आई एक औरत से बात करते हुए बुन रही थी। उन्होंने बिनते हुए कहा, और नहीं तो क्या, हमारे पोता का बेटवा आएगा ना। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज आई।
किचन में खड़ी रूहानी ने अचानक जयावंती देवी की बात सुनी तो वह चौंकी और उसके हाथ से बर्तन गिर पड़े। बर्तन गिरने की आवाज से पूरा किचन गूंज उठा। रूहानी ने घबराकर बर्तन उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से फिर से गिर गए। वह तेजी से बर्तन उठाते हुए पूरी तरह घबराई और सॉरी कहते हुए बोली, वो गलती से गिर गया। उसे डर था कि कहीं शिवराज और बाकी सभी गुस्से में न आ जाएं। बर्तन गिरने से खाने का नुकसान हो गया था और वह खुद को जिम्मेदार महसूस कर रही थी। लेकिन तभी शिवराज, जो किचन की तरफ से ही हॉल की ओर जा रहा था, वो बर्तन गिरने की आवाज सुन जल्दी से किचन में आकर रूहानी के पास पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, आराम से करना चाहिए ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? दिखाओ हमें। शिवराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके हाथ और पैरों को देखने लगा। रूहान सिर झुकाए थी। उसे डर था, लेकिन शिव की बातें उसका दिल छू गया। अंदर तक एक वाइब्रेशन हुआ। वो चुपचाप सिर झुकाकर कही, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। शिवराज ने फिर भी उसकी तरफ देखा और कहा, तुम ठीक हो ना? उसके शब्दों में एक मासूम सी फिक्र थी। रूहानी को इस पर हल्का सा दिलासा मिला, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का लम्हा था। तभी रूहानी ने सुन लिया था कि दादी ने कुछ ऐसा कहा था जो शर्म और हैरानी से बर्तन गिर गए थे। उस वाक्य को सुनते ही रूहानी शर्म से लाल हो चुकी थी। वह अचानक घबराई और हड़बड़ाकर बर्तन उठाने लगी थी। छोड़ो, सब नौकर कर लेंगे, शिवराज उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और बाहर लेकर आ गया। वहीं शिवराज के यूं हाथ पकड़ने से रूहानी की धड़कनें बढ़ने लगी थी और बेटवा आ गए अपनी बहुरिया के साथ। दादी के साथ बैठी औरत ने कहा तो रूहानी जाकर उनके पैर छू ली। जीते रहो बहुरिया, और जल्द से जल्द खुशखबरी दो। मरीठा देवी आशीर्वाद देते हुए कही तो रूहानी का यह सुन शर्म से चेहरा लाल हो गया। वो शर्माते हुए पीछे हट गई। वही मरीठा देवी शिव को देख छेड़ते हुए कहीं, और बेटवा कब खुशी दे रहे हो? शिवराज ने यह सुन दादी को देख कहा, हमें कुछ जरूरी काम है, थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन नाश्ता तो कर लो। बेटवा जयावंती जी, शिव को देख कही। शिवराज ने जयावंती देवी की ओर देखा और कहा, बाद में लौटकर खा लेंगे, आप खा लीजिएगा। जयावंती देवी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, लेकिन आराम से खाना खा लेना। रूहानी खड़ी थी और उसका मन किया कि शिवराज को बिना खाए जाने न दे, लेकिन फिर उसे लगा कि कैसे रोकेगी, क्या कहेगी। दिल में एक उलझन थी, पर वह कुछ कह नहीं पाई। जब शिवराज बाहर जाने लगा तो उसने रूहानी की ओर एक बार पलट कर देखा। उनकी नजरें एक दूसरे में उलझ गईं। शिवराज के दिल में अचानक एक हलचल मच गई। क्या हो रहा है मुझे, उसने सोचा। फिर जैसे ही वह बाहर का रास्ता पकड़ने ही वाला था, मन में एक ख्याल आया, हमारा और रूहानी का बच्चा। यह सोचते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और अगले ही पल उसने खुद को डांटा, शिवराज, क्या सोचने लग गए हो तुम? तभी अचानक अभिनंदन ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए मजाक किया, भौजी के प्यार का रंग चढ़ने लगा है। कंटिन्यू।